44 मार्क्स, सही सुना आप लोगों ने। 44 मार्क्स जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस समय इस वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा साथ देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे 44 के 44 नंबर जो हैं वो लेके आएंगे। राइट, तो इसी के साथ भाई पहले वीडियो को लाइक करें और सारे आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बाकी जो दोस्त हैं वो अपने दोस्तों की मदद करेंगे भाई कमेंट बॉक्स में। राइट, अच्छा जी, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए वो ये है कि अब आप लोग अपनी तैयारी चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। कैसे? mocktestpapers.com पे जाइए, आपको मैं लिंक दे दूंगा। ऑडिट का और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हम लोगों ने टेस्ट शेड्यूल किया है, उसमें आपको चेक भी होंगे आपके टेस्ट। और अगर आप लोग जाते हैं सुपरस्टार टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको वहां पे एक रिपोर्ट भी मिलेगी आपकी आंसर बाय आंसर। और चेक करने वाले लोग इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों में से एक हैं, जिनके पास इंडिया की टॉप 10 फर्म्स में काम करने का एक्सपीरियंस है और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए सर, मॉक टेस्ट पेपर का लिंक देख लीजिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी आपको मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं सर आज के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, और वो है आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर में हम लोग देखने वाले हैं सर 2 केस स्टडीज, उसके बाद एमसीक्यूज नॉन केस स्टडी बेस्ड, एंड देन ट्रू फॉल्स। 44 मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में। 44, एक बार बोल के देखना, 44। ओ माय गॉड, यानी लगभग 50% की अगर बात करूं सर, यहां पे हमारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। यानी 50 मार्क्स का पेपर हम लोग अभी बैठ के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ये है सर आरटीपी नवंबर 2020 की। दिस आरटीपी बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ड्यू क्रेडिट्स टू आईसीआई फॉर सच एन अमेजिंग आरटीपी। चलिए सर, तो सबसे पहले बात करते हैं सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। ओ माय गॉड, मेसर्स जेजे एंड एसोसिएट्स हैविंग ऑफिस इन चेन्नई आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ अ कंपनी, उसका नाम है स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड। माय गॉड, बनाने वाले ने क्वेश्चन बहुत मूड में बैठ के बनाया है। ओके अच्छा जी, स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, राइस। अच्छा जी, फ्रॉम पैडी, catering to both domestic as well as international market, mainly in Gulf nations. The company has a huge plant capacity for rice extraction in one of the states in northern India. अच्छा, साथ साथ मार्क करते जाओ कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो। हाँ बेटा, हाँ लो बेटा लो। तुम्हें आज तक मैंने कोई चीज़ मना की है? नहीं, बता दो तुम आज तक कोई चीज़ तुम मना करी है? लो भाई लो। हाँ जी, द कंपनी हैज़ अ ह्यूज प्लांट कैपेसिटी फॉर राइस एक्सट्रैक्शन इन वन ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। स्टेट का नाम नहीं बताया इन्होंने। Needless to state that inventories are in huge quantity in such type of business consisting of raw material, work in progress and finished goods. तो ये लाइन जो है ना कि भैया इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। चलिए, द ऑडिटर वांट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री। ओए होए 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 होए, तू तो फिर जट दा प्यार गोरिए सोनिए, पता नहीं क्या बोलते हैं दिलजीत भाई। आ जाओ जी। तो भाई ऑडिटर वांट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री। कोई ऐसे याद में आया क्या? ऐसे 501। जी हाँ भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार ऐसे 501। अच्छा जी, इन अबव कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बताएं बताएं, द नेशन वांट्स टू नो। इन क्वेश्चंस का आंसर दिलवाएं। तो चलिए साहब, चलते हैं दिलवाने के लिए और देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात सर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो एसए नंबर कौन सा, एसए नंबर 501 पे होना चाहिए। अगर आपको ऐसे 501 नहीं आता तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं इस समय। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे 501 भी साथ साथ देख लेंगे। और अगर आपको याद हो क्लास में जब मैं ऐसे 501 पढ़ाता हूं, जब आपको वीडियोस मिलती है तो तुम्हारा भाई बोलता है कि इन्वेंट्री पे आग लगी हुई है। मतलब इन्वेंट्री का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में। तो भाइयों इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। और देखिए आज इन्वेंट्री पे आपको पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है। जस्ट थिंक ओवर इट, जस्ट थिंक ओवर इट। चलिए, तो इन्वेंट्री में हमें बेसिकली क्या क्या चेक करनी होती है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। अब हम लोग वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहां पे आके सर आंसर जो है जल्दी से पढ़ लिया करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली करेक्ट इन रिलेशन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको एक चूज करना है। और एमसीक्यू में गाइज मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद या तो आपको ऑप्शन जो है ना तुरंत समझ आ जाए कि अच्छा ये होगा भाई आंसर, ये क्लैरिटी के साथ जो है आंसर दिख रहा है मुझे। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी एट ऑल, रिलैक्स, चिल। उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि सर एग्जैक्ट आंसर एकदम
सर्टेनिटी के साथ हमें नहीं पता आंसर क्या है, तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और बेकार के ऑप्शंस को बाहर निकालते जाएंगे और सही ऑप्शन को कैच करने की कोशिश करेंगे। लीजिए चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा देखने के लिए। ओ यस, दिस इज नाइस। चलिए हाँ जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली करेक्ट इन relation to obtaining this. It is mandatory for the auditor to attend physical inventory counting on the date of financial statement in all circumstances. मेरे ख्याल से ये तो mandatory नहीं है। Okay. Physical inventory counting may be attended by the auditor on the date of financial statement or at the date other than financial statement in his discretion, mandatorily in all circumstances. इसको मैं भी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। द अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज इनप्रैक्टिकल ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ ऑडिटर्स ऑफिस लोकेशन vis-a-vis company's plant location. Hence, attendance at physical inventory count may be skipped and alternative audit procedure may be performed to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Okay, देखते हैं। The auditor shall attend at physical inventory count. The auditor shall attend at physical inventory counting unless impracticable. However, issue of time and cost involved because of auditor's office location vis-a-vis company's plant location is not a valid basis for skipping physical inventory counting. D point जो है मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो मुझे लग रहा है इस समय के लिए D point, क्योंकि ये क्या कह रहा था, देखो ऑडिटर को फिजिकल इन्वेंटरी अटेंड जो है वो करनी चाहिए, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड करनी चाहिए अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। लेकिन सर साफ साफ ये बात भी कही जा रही है कि भैया आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की प्लांट की लोकेशन और मेरे ऑफिस की लोकेशन में जो दूरी है वो जो है भाई वो एक वैलिड रीज़न है किस बात का, स्किपिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट का। ना ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। और आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल देंगे इस चीज़ का कि साहब कब जो है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। ये फिर से मेरी फोटो यहाँ क्यों चली गई है, हाँ जी, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। आप लोग मुझे जल्दी से इस बात का एग्जांपल देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मुझे डी पॉइंट जो है वो ज़्यादा सही लग रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली करेक्ट। मोस्ट लाइकली करेक्ट ICAI भी कमाल करता है। इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पहला तो हमने बाहर निकाल ही दिया था। एंड यहाँ पे सर लिखा था मे बी अटेंडेड ऑन द डेट ऑफ ऑडिट इन हिज डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। नहीं सर मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन और स्किप करना है। लेकिन सर आपने टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लोकेशन, आपने कभी भी जो है वो एक्सक्यूज नहीं देना है स्किपिंग का। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है डी। आइए आगे चलते हैं। जी, बिलो आर गिवन सर्टन क्लस्टर ऑफ मैटर्स विच आर relevant in planning attendance of auditor at physical inventory count। अच्छा जी, कुछ आपको जो है cluster of matters मतलब आपको ग्रुप्स दे रखे हैं जो relevant है in planning the attendance of auditor at physical inventory count। which of the following cluster, इसमें से कौन सा cluster जो है consist of a likely inappropriate combination। consist of a likely inappropriate combination मतलब इसमें से कौन सा cluster जो है उसके combination सही नहीं बन रहे, वो जैसे होते हैं ना odd one out, आपको यहाँ पे वो निकालना है। ठीक है साहब, निकाल देंगे, क्या दिक्कत की बात है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं अटेंडेंस की, तो हम कौन कौन से मैटर्स जो है वो कंसिडर करेंगे, नंबर 1। और याद रखिएगा हम लोग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने क्यों जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करने। बहुत प्यार से सुनिएगा, एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करने। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करते समय नेचर ऑफ इन्वेंटरी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि एग्जिस्टेंस और कंडीशन से पता चलेगी हमें उसी से कि भाई अगर कोई इन्वेंट्री है हाफ प्रोसेस्ड है तो हमसे कैसे क्या उसका जो है ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सब हम देखना चाहेंगे। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री टू बी वेरी स्पेसिफिक सर, ऐसे 501 जो है। और जब हम जाते हैं प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट तो हम वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देते। ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट फिर भी मैं भी और भी ऑप्शंस पढ़ना चाहूँगा। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, कंसिडरेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये मुझे ठीक है, फ्लो में लग रहा है सर, ये मुझे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे फ्लो में लग रहा है सर इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो भाई इन्वेंट्री प्रॉपरली हम लोग एग्जिस्टेंस और कंडीशन जो है उसकी चेक नहीं कर पाएंगे। बाई चांस आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम समझ नहीं आया तो भाई से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे क्या होता रहता है सर, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री की क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी अपडेट होती रहती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। जैसे जैसे सर इन्वेंट्री आती रहती है जाती रहती है, वैसे वैसे सर उसकी क्वांटिटी जो है वो अपडेट होती रहती है। तो डेफिनेटली सर ये मुझे एग्जिस्टेंस और कंडीशन पे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई कॉम्बिनेशन। रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री,
नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल pertaining टू इन्वेंट्री, कंसिडरेशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए, अगर सर मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड मटेरियल स्टेटमेंट जानना चाहता हूं तो मतलब मेरे को प्लानिंग में हेल्प करेगा कि नहीं? बिल्कुल हेल्प करेगा सर। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल मुझे प्लानिंग में हेल्प करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। क्यों भाई? इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे तो फिर मैं आगे डिसाइड करता हूं ना अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। और साथ साथ में परपेचुअल इन्वेंट्री पे तुमने पहले ही चर्चा कर ली कि सर वो भी जो है हमारी प्लानिंग में हमें मदद करता है। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो हमारे सर थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा क्लाइंट की इन्वेंट्री सिस्टम पे। तो सिर्फ और सिर्फ एक बी बचता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कंपैरेटिवली आप लोगों को टफ लगा होगा, बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं। अंग्रेजी पे और आपके कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो खेला गया था। चलिए साहब, अब चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स in relation to the attendance at physical inventory counting or by the auditor? Okay, बता देंगे हम। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। ये देखिए देखिए, ये 501 है और 501 में हम लोग बोलते थे अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो हमें अटेंडेंस लगानी है। और अटेंडेंस लगा के हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हम मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को जानते थे, फिर हम देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि भाई मैनेजमेंट जो है कैसे काउंट कर रही है, फिर हम इंस्पेक्ट करते थे और फिर हम परफॉर्म करते थे टेस्ट काउंट। ये ऑर्डर बेसिकली आपसे जो है एक तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। आइए जल्दी से देखते हैं साहब कि क्या पूछा गया है। सो ऑब्जर्वेंस और परफॉर्मेंस, मैं तो देखो ना क्या कह रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस पूछ रहे हैं साहब। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिलेशन टू अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बाय ऑडिटर। तो मुझे याद है इवैल्यूएशन से तो शुरू होगा पक्की बात। ना यहाँ इवैल्यूएशन है, ना यहाँ इवैल्यूएशन है, ना यहाँ इवैल्यूएशन है, सिर्फ यहाँ इवैल्यूएशन है। मार्क कर दिया मैंने, कर दिया मार्क, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। अब चलते हैं सर अगले वाले पे। ओके, ड्यूरिंग अटेंडेंस एट फिजिकल काउंटिंग द ऑडिटर इंस्पेक्ट्स इन्वेंट्री। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। फॉलोइंग आउटकम स्टेटेड एज 1, 2 and 3 आर गिवन बिलो ऑफ दिस इंस्पेक्शन प्रोसीजर। अच्छा जी, आउटकम 1 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, आउटकम 2 ओनरशिप ऑफ इन्वेंट्री, आउटकम 3 कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू? ओके, चलिए देखते हैं। तो आप जब चेक करने जाते हैं इन्वेंट्री, आप क्या चेक करने जा रहे हैं? अरे यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप क्या चेक करने जा रहे हैं? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। जिसने भी ढंग से पढ़ा है सर 501 उसे बार बार मैंने बोला एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। तो लीजिए साहब, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन में तो आउटकम 1 एंड आउटकम 2 है। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए। 1, 2 and 3 नो, 1 and 3 that is existence and condition। एक बार और पढ़ लेते। 1 and 3 are established after inspection, our outcome 2 may not be necessarily established। ओके ओके, ओनरशिप जो है भाई, मेरे को ऐसा लगता है ओनरशिप जो है वो आपकी इस्टेब्लिश नहीं होती है कभी भी, इज नेवर इस्टेब्लिश्ड। चलिए, आउटकम 2 and 3 आर इस्टेब्लिश आफ्टर इंस्पेक्शन। आउटकम 2 और 3 जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं आफ्टर इंस्पेक्शन। ओके, हाउर आउटकम 1 मे नॉट बी नेसेसरली इस्टेब्लिश। नो, आउटकम 1 तो होता ही होता है हमेशा, तो ये तो गलत है ही पक्का, ये भी गलत है ही पक्का। अब बी और सी के अंदर जो है हम थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं और इसको जरा एक बार देखते हैं। ओके, ए और बी तो भाई बिल्कुल हमने बाहर निकाल दी, बिल्कुल एकदम क्लियरली बाहर निकाल दिए एलिमिनेशन मेथड से। अब हमारे पास बच गए बी और सी। ओनली आउटकम 1 and 2 आर एस्टैब्लिश, क्योंकि इसमें पता है क्या है, इन्होंने ना यहां पे खेल रखा है, इज नेवर एस्टैब्लिश्ड। हाउर आउटकम 2 मे नॉट बी नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड। मैं जाना चाहूंगा इसके साथ, क्योंकि आउटकम 2 क्या है? ओनरशिप। हम चेक तो एग्जिस्टेंस और कंडीशन करने गए थे साहब, राइट। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी चेक कर रहे होंगे ओनरशिप एंड कंडीशन, क्या हम ओनरशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब मे नॉट बी नेसेसरली स्टैब्लिश्ड, राइट। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मे वाला वर्ड मुझे ज्यादा सही लग रहा है, नेवर स्टैब्लिश मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक बार प्लीज का आंसर हम लोग चेक कर लेंगे, हो सकता है भाई मैं गलत हूं। यहां पे देखिए मैंने आपको एलिमिनेट तो कर दी 2 चीजें, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में हल्का सा कंफ्यूज हूं, जिसमें मैं सी के साथ जो है वो जाना चाह रहा हूं। आइए साहब, देन आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं भाई, 5 में से 4 तो ठीक करेगा तुम्हारा भाई। It was observed by the auditor that out of total rice physically counted on 31st March 2020, about 67 quintal of rice belonging to Messrs PQR, a proprietary concern, which had sent paddy to this company's plant for extraction of rice। अच्छा जी, यानी कि जो टोटल इन्वेंट्री उसमें 67 क्विंटल जो है वो किसी और का है। मोटी मोटी बात। What would be the treatment of this item in financial statement of company? तो मैं बिना पढ़े, अब देखो फिर से वही, हमेशा एमसीक्यू पढ़ो, सोचो भाई आपको आंसर क्या पता चल रहा है। ट्रीटमेंट पूछी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मेरे ख्याल से तो कहीं पे भी नहीं आने चाहिए सर ये राइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में। आप बताइए कहीं पे आने चाहिए क्या? आंसर इज नो। आइए तो देखते हैं।
वुड बी रिफ्लेक्टेड, पहला ऑप्शन तो सब पढ़ के मुझे रिजेक्ट करना पड़ रहा है, वुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल में ऐसा में ना। दूसरा, द वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल ऑफ राइस वुड बी रिफ्लेक्टेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना भाई, फाइनेंस जहां पे लिखा आ गया कंपनी की फाइनेंस वहां तो ना ही है, वुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अभी तक ठीक लग रहा है, आखिरी पढ़ेंगे और देखेंगे अगर वो अप्रोप्रिएट है तो उसको टिक कर देंगे, नहीं तो सी आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल वुड इन प्रोप्राइटी कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओह ये तो बड़ा अच्छा लगा हमें, एज पर द मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी, क्या बात कर रहे हो, मतलब मैसर्स पीक्यूआर की बुक में आपकी मैसर्स पीक्यूआर की इन्वेंट्री आएगी और मेथड कौन सा आएगा जो कंपनी यूज कर रही है, कमाल करते हो पांडे जी, ये अच्छी बात नहीं है और इसलिए इसका आंसर होने वाला है क्या, सी, राइट, कम ऑन, बस एक इसका आंसर एक बार चेक कर लेंगे गाइस हम लोग फोर्थ वाले का, इसमें 2 पॉइंट्स को लेके, और यार देखो बहुत सिंपल है, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जो टीचर कह दे उसे सब आता है, जो टीचर सब, जो इंसान, टीचर नहीं, जो इंसान बोले कि उसे सब आता है वो सब कुछ सही करता है, उसे नमस्ते भाई हमारी तो। चलिए, तो मुझे सिर्फ फोर्थ में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, बट मैंने फिर भी जो है बेसिक आइडिया लगा के इसको सही करने की कोशिश करिए, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी 2 पे। अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाईजेड एंड एसोसिएट्स वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी यूवी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, द financial year of which YZ and Associates were to audit books of accounts of UV Private Limited began on 1 अप्रैल 2018 and ended on 31 मार्च 2019. YZ and Associates consisted of 4 partners YZGH. Okay. While auditing books of accounts of UV Private Limited for the period beginning on 1st April 2018 and ending on 31st March 2019, one of the partners of the YZ and Associates, namely Mr. H, took up the expense part for the purpose of audit. अच्छा जी, ठीक है, okay. अच्छा, the management of UV Private Limited had adopted various accounting policy and principle related to expense, which Mr. H as auditor of UV Private Limited was unable to understand. Some of the issues which Mr. H was unable to understand are mentioned below. Power and fuel expenses paid for the month of April and May 2019 have been included and shown as power and fuel expenses for the period being. बचपन में जब आपने पहली बार क्लास 11वीं में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तब आपने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था। ये एक्सपेंसेस सर हमने जो है सर पहले पे कर दी, तो हमारे हिसाब से तो ये होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, इन्होंने इंक्लूड क्यों कर रखे सर इसमें, गलत बात। पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द सन ऑफ द वन ऑफ द पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द सन ऑफ द वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर टी ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन शोन एज रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बचपन में जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, वहां पे सर हमने पढ़ा था भैया जो बिजनेस का खर्चा होता है वही आता है, पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं आते हैं, और इन्होंने रेंट एक्सपेंस में इंक्लूड कर रखे हैं, गलत बात। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 19 एंड मार्च 2019 वर स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड वर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द यूवी प्राइवेट लिमिटेड। शो होने चाहिए साहब, बिल्कुल शो होने चाहिए भाई, पेबल है सर ये अमाउंट, तो हमारा लाइबिलिटी है हमारी। ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 April 2018 to 31st March 2019 were high as compared to the financial year. ठीक आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, ठीक है जी, हाई थे। The auditor Mr. H asked the appropriate authority about the reasons for such huge differences in amount of 2 financial years. Okay, इसमें क्वेश्चन क्या बना? Okay, while verifying the insurance expense, the insurance policies were not shown to the auditor of Mr. H. अच्छा जी, the above mentioned 5 points were some of the issues which Mr. H was unable to understand. अब अपने उसके बेसिस पे जो है कुछ बातों का आंसर करना है। As per the point number 1 mentioned in the above case, the power and fuel expenses paid for the month of April 19 and May 2019 must be shown under the asset side of the balance sheet of UV Private Limited as on 31st March 2019 as, तो बैलेंस शीट में शो होंगे, बिल्कुल ठीक है, एसेट साइड में शो होंगे, बिल्कुल ठीक है, पेबल तो नहीं है, नाम से भी नहीं आएंगे, आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, प्रीपेड, और ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था बल्कि क्वेश्चन पढ़ते समय। एज पर पॉइंट नंबर 2 मेंशन अबव, जिसमें डायरेक्टर के बेटे का रेंट कुछ था, वो हमने जो है रेंट एक्सपेंस ऑफ द सन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर हमने रेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस में इंक्लूड कर लिया था। द अमाउंट ऑफ पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मिस्टर टी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेंट एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर्सनल था तो सर आपने ऐड कर लिया था, तो आप उसे क्या करेंगे, अब उसे सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। अच्छा जी, पहली लाइन मुझे समझ आ गई। रिमेन एडिट नहीं, अगेन एडिट, अरे क्या बात करते हो, सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस क्यों भाई, बस एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे काम बन जाएगा अपना। आइए, एज पर पॉइंट नंबर 3 mentioned above in the case, the repair and maintenance expenses outstanding for the month of February 19 and March 2019 must be shown under liability side of the balance sheet of UV Private Limited as on 31st March 2019 as prepaid repair and maintenance expense.
पॉइंट नंबर 3 एक बार पढ़ लेते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है। एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस, तो प्रीपेड का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? एक्सपेंस है और वो भी करंट ईयर के एक्सपेंस हमारे जो है आउटस्टैंडिंग है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं, सिर्फ नाम से भी नहीं आने चाहिए सर। आइए चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ना, एडवांस का है, पेएबल। ये वर्ड मुझे, ये टर्मिनोलॉजी मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रही है, तो यही आंसर बन जाएगा हमारे लिए। फोर्थ क्वेश्चन, एज पर पॉइंट नंबर 4 मेंशन इन द केस अबव द ऑडिटर मिस्टर एच ask the appropriate authority for reasons of huge difference in the amount of two financial year repair and maintenance expenses by appropriate authority। हाय, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? मेंबर से सवाल पूछोगे क्या भाई? एप्रोप्रिएट मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग में, एक शेयर होल्डर सारे के सारे शेयर होल्डर इकट्ठे हो जाएं, हमें पता करना है कि इस बार के रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अनयूजुअली हाई क्यों है। नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हो साहब? इंप्लॉइज को पकड़ लोगे क्या सारे? नहीं, मैनेजमेंट जवाब दे सकते हैं साहब इस चीज का, मैनेजमेंट। आइए चलिए, तो इसका आंसर हो गया मैनेजमेंट। देन एज पर पॉइंट नंबर 5 मेंशन इन द केस अबव इन वेरीफाइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस द इंश्योरेंस पॉलिसी। लो जी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी वुड प्रोवाइड मिस्टर एच एज, ऑब्वियसली इंश्योरेंस पॉलिसी विल प्रोवाइड वैलिड सपोर्टिंग। इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए तो भाई मैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को जो है सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकता हूं उसको। कम ऑन, 2 केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 मित्रों, 2, राइट। और सोचिए सर 10-10 नंबर की एक केस स्टडी, ओए होए, क्या मौज आ जाएगी। चलिए बाकी जो एमसीक्यू बच्चे सर उनको भी जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ही छोटे मोटे से एमसीक्यू लग रहे हैं अब तो हमें केस स्टडी पढ़ने के बाद। मेसर्स केवाईसी एंड कंपनी इज अ रेप्यूटेड ऑडिट फर्म इन मुंबई, दे आर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्लेस्ड लिमिटेड, विच ऑफ द बिलो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेसर्स केवाईसी एंड कंपनी। अच्छा जी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अरे यार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, आईसी की नहीं हो सकती है। ये है सर, रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए ये बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीएफएस डीएमआईसी कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, ये किसकी है? ये है मित्रों मैनेजमेंट की। आइए, मिस्टर बी ए ऑडिटर, मिस्टर बी फाइनेंस मैनेजर ऑफ एक्सवाईजी आर फ्रेंड्स। मिस्टर प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड डायरेक्शन। यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ मिस्टर बी, इंडिपेंडेंस। यही है आपका एमसीक्यू का खेल। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर सोचिए दिमाग में, अगर वो ऑप्शन में दिख रहा है देयर आर हाई चांसेस, 99% चांसेस वही होगा। इन दिस सिचुएशन विच एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। लो भाई, सलमान भाई इज एन एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एन ऑडिट ऑफ लावा लिमिटेड। ही डाइड of a stroke on 39/2019 after completing the entire routine work of Lava Limited. Mr. Shoaib, one of the partners of Khan and Company, will be signing the accounts of Lava Limited. What is the course of action to be taken by Mr. Shoaib? ये तो ऐसे के स्टडी मैथ्स उठा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे साफ साफ। साइन द अकाउंट्स ऑफ लावा लिमिटेड विदाउट रिव्यूइंग। ऐसे कैसे हो सकते भाई साहब? ऐसे कैसे आप लोग जो है साइन कर सकते हैं विदाउट रिव्यूइंग? मेरे हिसाब से सर विदाउट रिव्यूइंग नहीं होना चाहिए। साइन द बैलेंस शीट आफ्टर रिव्यूइंग, ओके। विड्रॉ द ऑडिट आफ्टर डूइंग द वर्क, विदड्रॉ द वर्क ना, ये भी नहीं है। इशू ये तो दोनों नहीं है। अब ए और बी में सर हम लोग जो है थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। और सर मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं सर, मैं तो बैलेंस शीट तभी साइन करता जब मैं अपने पार्टनर का काम जो है वो रिव्यू कर लेता। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ आती है, बोल दीजिए। ग्रेट। ऑडिटर कंपेयर्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैज बीन अ फॉल इन द रेशियो। अच्छा, ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम ऑन, क्या बात करते हो यार। अगले पे चलते हैं, यानी 30 नंबर का हम काम कंप्लीट करने वाले हैं अभी तक सर। While conducting the audit of Saraswati Limited, a package water making company, it was found that the purchase of a motor car was made in the name of the company. Purchase of a motor car was made in the name of the company. Okay. Your article assistant has performed the following audit procedure. Hey, article! दिहाड़ी मजदूर. Okay, sorry. प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड यार, मजाक कर रहा हूँ। मतलब आर्टिकल की वैल्यू थोड़ी कम चलती है ना भाई, तो तुम्हारे दर्द में समझ रहा हूँ। ये सरकास्टिक था, तुम्हारे साथ हूँ मैं, चिंता मत करो। ये सरकास्टिक था भाई, ओके। बहुत दुख होता है कभी कभी आपके आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड सुन के, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए छोड़ो। हाँ जी, तो योर आर्टिकल असिस्टेंट हैज परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज इनकरेक्ट। कौन सा प्रोसीजर इनकरेक्ट है? ये क्वेश्चन जीता जागता एग्जांपल है गलती कराने का। अगर यहां पे गलती से किसी ने करेक्ट पढ़ लिया, जो कि बहुत लोग पढ़ेंगे,
जो कि बहुत लोग पढ़ेंगे, तो भाई साहब आंसर गलत हो जाएगा। तो जरा आपने बताना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस इनकरेक्ट है। असर्टेन वेदर द परचेज ऑफ कार हैज बीन प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड, बड़ा अच्छा काम किया भाई हमारे दोस्त ने, हमारे आर्टिकल ने। चेक इनवॉइस ऑफ द कार डीलर टू कंफर्म द परचेज प्राइस, ये भी ठीक लग रहा है। एग्जामिन रजिस्ट्रेशन में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अच्छा ओनरशिप, आप देखो ना क्या क्या चीज़ें इससे कर ली है। इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट। इसने वैल्यूएशन के लिए भाई परचेज प्राइस जो कंफर्म कर लिया। इसने ओनरशिप के लिए सर जो है अपना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बात कर ली। वैसे तो आंसर निकल ही गया, आखिरी वाला होगा। इंश्योर दैट मोटर कार हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ द गुड्स। भैया ऑडिट का क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हो गया सर। अब चलते हैं सर इनके बचे कुछ एमसीक्यूज पे जल्दी से, और फिर जो है हम लोग सर इनके ट्रू फॉल्स अब बचे हैं, और 30 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद भाई साहब तो फिर जट द प्यार सोनिए। चलो भाई आ जाओ जल्दी से ट्रू फॉल्स पे। पहला सवाल ट्रू फॉल्स का, स्टेट विद रीजंस, और आपको रीजंस बताने याद रखिएगा। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओवरऑल ऑडिट प्लान सेट्स दी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। मैं इतना पढ़ के रुक गया, और जो हमारे साथ वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ के रुक गए होंगे साहब। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होता है जो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करता है एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ, क्या बात कर रहे हो? स्ट्रैटेजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान, नॉट वाइस वर्सा, एंड हेंस इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। आई होप आपको ये समझ आ गया है। चलिए ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर सर, इनकरेक्ट इसका आंसर होना चाहिए, रीजन मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड ड्यूटीज ऑफ पावर ऑफ, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ लिखा है, मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी द इंडिपेंडेंस। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर आपने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई सीएजी को निकालना इतना आसान नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, और ऑफिस से रिमूव नहीं किए जा सकते जब तक से प्रूवन मिसबिहेवियर ना, और पार्लियामेंट में एक प्रॉपर जो है आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, मेजॉरिटी वोट जो है पास करना होता है सर वहां पे, राइट। जो भी वोट पास करना होता है एक बार वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन भाई साहब इंडिपेंडेंस तो फुली इंश्योर्ड है ना उससे, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, निकालना भी आसान नहीं है। निकालने के लिए भी सर वहां पे जो है वोट करवाना पड़ता है, और वोट करवाते समय भी सर उसके बाद भी आपको प्रूवन मिसबिहेवियर जो है वो होना जरूरी है। जस्ट थिंक ओवर इट। तो प्रूवन मिसबिहेवियर भी अगर आप लिख के आ जाते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। बट इतना आसान नहीं है, और इसलिए सर इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर्ड है। मैं तो कहता हूँ नॉर्मल ऑडिटर की भी इंडिपेंडेंस इंश्योर है भाई। नॉर्मल ऑडिटर का प्रोसेस देखिए ना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जाता है। ऐसे से सीएजी को निकालना अगर आसान बना दिया जाए तो बताइए वो इंडिपेंडेंट रहेंगे कि? आंसर इज नो। और कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि भाई इंडिपेंडेंस रहे सीएजी की। इंडिया कंटेन्स नो स्पेसिफिक प्रोविजन। अब देखिए पूरा गेम जो है इस वर्ड का है नो का, पूरा गेम जो है इस वर्ड का है नो का, तो इसलिए सर ये भी मैं बोलूंगा इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज इट कंटेन्स द प्रोविजन। व्हेन वी आर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द इनहेरेंट रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग? वी कंसिडर नेचर ऑफ द रिस्क ऑफ मिनिमम स्टेटमेंट। डेफिनेटली सर, जब हम लोग सर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे होते हैं इनहेरेंट रिस्क को एड्रेस करने के लिए, तो यही तो हम देखते हैं, व्हाट कैन गो रॉन्ग। इनहेरेंट रिस्क तो सर होता ही यही है कि भैया बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस क्या क्या चीजें जो है गलत हो सकती हैं। वी नीड टू कंसिडर नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मिनिमम स्टेटमेंट, ताकि हम क्या कर पाए, हम लोग सर इसी के अकॉर्डिंगली, जब हमें नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट पता चल जाएगा, इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने क्या डिजाइन करेंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो हम डिसाइड करेंगे। कम ऑन, क्या डिसाइड करेंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो हम लोग डिसाइड करेंगे। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हम देखेंगे कि साहब इसमें सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल लगेगा, क्या लगेगा। तो डेफिनेटली जब भी हम अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं टू एड्रेस द इनहेरेंट रिस्क, ओके, हम लोग डेफिनेटली देखते हैं नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट। अगर नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है, मान लो कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, मान लो कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो आप मुझे बताओ क्या सिग्निफिकेंट रिस्क के होने से हमने, देखिए हमने क्या करा, वी आर डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर, हमें एक इनहेरेंट रिस्क मिल चुका है। इनहेरेंट रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क का रूप ले चुका है। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होते हैं, ऐसे 315 में हमने एग्जांपल पढ़े हुए, जैसे कि रिलेटेड पार्टी का रिस्क, फ्रॉड का रिस्क, राइट। तो सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ अभी जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, मुझे आप बताइए एक सिग्निफिकेंट रिस्क को एक नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क में क्या आपके ऑडिट प्रोसीजर सेम रहते हैं? नहीं, राइट। तो अगर नेचर ऑफ रिस्क ऑफ स्टेटमेंट इज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, देन सर डेफिनेटली आप ये सोचिए ना, अगर मैं इसे कंसिडर ना करूं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो भाई मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो कैसे, बल्कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो वो कैसे डिसाइड कर पाऊंगा। इसमें एक ज्ञान की बात आपको और बता देता हूं, मान लेते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, मान लेते हैं, राइट, छोटा मोटा सा कोई रिस्क है,
बहुत बड़ा रिस्क नहीं आ रहा है सर, तो हम क्या करेंगे, हमसे सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसेस लगा के काम चला लेंगे। लेकिन अगर से सिग्निफिकेंट रिस्क है तो भाई मैं सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसेस से काम नहीं चला सकता, मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल करना पड़ेगा। हो सकता है मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसेस छोड़ूं और मैं सिर्फ किस पे फोकस करूं, टेस्ट ऑफ डिटेल पे फोकस करूं। थोड़ा सा टेक्निकल था बट आई होप आपको समझ आया। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। If an entity has a known number of employees at a fixed rate of pay throughout the period, there would be more need to perform test of detail on the payroll. There would be more need to perform test of detail on the payroll. लीजिए साहब देखते हैं जरा। तो एक एंटिटी है, उसके पास नोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मान लो 50 एम्प्लॉय हैं और फिक्स रेट्स ऑफ पे है, उनके बिल्कुल जो पेमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके, थ्रू आउट द पीरियड देयर वुड बी मोर नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल। मेरे हिसाब से साहब इस केस में देखिए, आप ये देखिए कि ये जो है ना फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं, फिक्स सैलरीज हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस से काम चला सकते हैं क्या? बताइए ज़रा, एनालिटिकल प्रोसेस से काम चला सकते हैं क्या? आंसर इज़ येस सर, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक डेटा है, मतलब एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा है और एक सर उनकी रेट्स का डेटा है। इन दोनों के बीच में सर कोरिलेशन बहुत बढ़िया से बनता है। इससे सर हम लोग जो है टोटल कॉस्ट तुरंत निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक आपका रेंट पर मंथ फिक्स्ड है, आपका एरिया जो है सर वो भी एकदम बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं आया उसमें, तो आप टोटल एक्सपेंस जो है तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो लाइन लिखी ना, देयर वुड बी मोर नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन द पेरोल, आई थिंक नो। आप बेसिक टेस्ट ऑफ डिटेल करिए, लेकिन उससे नीड बढ़ नहीं रही है। फिक्स्ड एम्प्लॉय होने से, फिक्स्ड सैलरी होने से भाई साहब नीड इज नॉट इंक्रीजिंग। टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट इंक्रीजिंग द नीड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन पेरोल। आई होप आपको बात समझ आ गई, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन द टर्म रिलेटिव एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013 मींस एनीवन हु इज क्लोज रिलेटेड टू अनदर। नो, जहां तक मेरे को याद है और जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, वहां पे ये डेफिनेशन नहीं है। क्या डेफिनेशन दे रखी है वहाँ पे सर? सारे स्पाउसेस वगैरह के बारे में जो है वो बता रखा है कि भाई स्पाउस आएंगे, स्टेप डॉटर नहीं आती है, ये सारी चीज़ें याद है आप लोगों को? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, वो डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। स्पाउस है और वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये भाई रुक जाओ। ओके, फोन टिंग टोंग कर रहा था। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 द ऑडिटर, ये हमने, अच्छा ये तो हमने कर लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें सर ये फॉल्स होगा और यहाँ पे आपको रिलेटिव की डेफिनेशन जो बता के आनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by passing a board resolution. फॉल्स, अभी डिस्कस किया था भाई, सीजी अप्रूवल चाहिए फिर एसआर पास करेंगे। ओके, इन कंसिडरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ओके, qualitative aspect of accounting practice, the auditor may not become aware of the possible biases in management judgment. False. जब आप किसी भी एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जान रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। आपको पता चलेगा ना मैनेजमेंट कहाँ पे बायस्ड है, मैनेजमेंट कहाँ पे सर जो है अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना चाह रही है। ओके, देन one of the key principles of accrual basis of accounting requires that an asset cost is proportionally expensed based on the period over which asset is expected to be used. तो की प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है साहब, वो बोलता है ना कि भाई एसेट की कॉस्ट जो है हम लोगों ने उसकी जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसमें हमने बांट देनी है। दो वर्ड आपने सुने होंगे, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। पीपीई के लिए डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोटाइजेशन। यही तो वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी मदद करते हैं टू प्रोपोर्शनेटली डिवाइड और प्रोपोर्शनेटली अलॉट द कॉस्ट ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट एसेट। लीजिए साहब 44 मार्क्स की चीज सर हमने जो यहाँ पे कवर कर ली है। एक बार इसको ट्रू फॉल्स देख लो। वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल, ट्रू, ये वाला था क्या था, फॉल्स। लीजिए 44 मार्क्स के साथ चीज़ें जो हमने कवर कर ली हैं आपके साथ बैठ के। उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई। अब बस आप लोगों ने क्या करना है सर, इस वीडियो के साथ शेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, अच्छे से पास हो जाइएगा और mocktestpapers.com पे विजिट करके ज़रूर अपने मॉक टेस्ट दे दीजिएगा और ताड़ आसन करते रहिएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।